हेलो फ्रेंड्स, आलम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र एक ही हैं या दोनों में अंतर है कोई। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि विज्ञान को शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान को शास्त्र भी कहा जाता है, इसलिए हम लोग इसे राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का हिंदी हुआ आपका राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र। जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, यह राजनीति का बृहद रूप है। ठीक है, यह राजनीति का बृहद रूप है। अगर राजनीति हम लोग समझ लेते हैं तो राजनीतिक विज्ञान भी समझ में आ जाता है। तो इसका हिंदी होता है राजनीतिक का इंग्लिश होता है, राजनीति का इंग्लिश होता है पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति का इंग्लिश होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स है यूनानी भाषा के पॉली शब्द से बना है। ठीक है, यूनानी भाषा के पॉली शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। किसका अर्थ होता है? तो राजनीति का अर्थ होता है नगर या राज्य। पहले लोग, यूनान के जो लोग थे, ये सोचते थे कि जो राजनीतिक शब्द है यह नगर प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नगर प्रशासन से संबंधित है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक जो है नगर प्रशासन से ही संबंधित नहीं है। बहुत सारी, जैसे राज्य की जो भी सारी गतिविधियां होती है, ये सारी राजनीतिक में आती है। जैसे जो भी सरकार जो है योजनाएं निकालते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या सफाई से संबंधित, तो ये सारी राजनीतिक में आ जाता है। तो राज्य की सारी गतिविधियां जो है यह राजनीतिक शास्त्र में, राजनीतिक में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में, राजनीतिक के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग राजनीतिक शास्त्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या थोड़ा सा राजनीतिक के बारे में परिभाषित मैं कर देती हूँ। राजनीतिक क्या होता है, तो छोटी सी एक छोटी लाइन में कि राजनीति क्या होता है। तो राज्य की सभी गतिविधियों के अध्ययन को राजनीति कहते हैं। ठीक है, राज्य की सभी गतिविधियों के अध्ययन को राजनीति कहते हैं। अब हम लोग राजनीतिक शास्त्र को समझ लेते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिनका संबंध उनके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। ठीक है, क्या हमने बताया राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान के बारे में? तो राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिनका संबंध उनके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। ठीक है, तो राजनीति के उनके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है, यानी जैसे लोग, कैसे लोगों का जीवन है, कैसे उनका रहन सहन है, तो ये सारी जो है राजनीतिक में आ जाती है। जैसे उनका जो भी जीवन यापन करते हैं, किस टाइप से उनका रहन सहन है, तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक में आ जाएगी, राजनीतिक शास्त्र में आ जाएगी। तो राजनीतिक शास्त्र का ये तो आप लोग समझ गए होंगे। राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन है या जनक कौन है? तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन है या जनक कौन है। तो आप लोग नाम सुने होंगे कि राजनीतिक शास्त्र के जो जनक हैं या पिता है वो अरस्तु हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के जनक या पिता अरस्तु हैं। अरस्तु प्लूटो के शिष्य हैं। ठीक है, प्लूटो के शिष्य हैं और सिकंदर के ये गुरु हैं। ठीक है, जो अरस्तु हैं प्लूटो के शिष्य हैं और सिकंदर के गुरु हैं। और अरस्तु बहुत सारे और भी, जैसे जीव विज्ञान के भी जनक हैं। ठीक है, तर्कशास्त्र के भी जनक हैं अरस्तु। तो और राजनीतिक विज्ञान के भी जनक हैं, या इन्हें पिता कह सकते हैं। तो अरस्तु जो है ये राजनीतिक शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा राजनीतिक शास्त्र के बारे में क्या होता है और इनके पिता कौन है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के विकास के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये राजनीतिक में आ जाएगा। ये हमारा जो चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास, सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि और आगे चलकर सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में। तो भारतीय संविधान के विकास के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा पीछे से हम लोग देखते हैं कि कैसे भारतीय संविधान का विकास होता है। और सब लोगों को पता होगा कि सब लोग जानते ही होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। इसके पहले अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था और लगभग
200 वर्षों तक शासन किया है। तो कैसे देखेंगे हम लोग कि इन्होंने कैसे शासन किया, और इनसे जुड़ी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें जो है समझ में आए। ठीक है, तो क्या हुआ था, इन्होंने कैसे शासन किया, क्या मतलब ये जो आए थे अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, भारत में जो आए थे अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने शासन करने लगा। ठीक है, ये जो है अंग्रेज जो है भारत पर शासन करने लगते हैं। तो क्या होता है कि जैसे इंग्लैंड में या ब्रिटेन में बोल लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक, ठीक है, बहुत ही फेमस कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में भी इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए स्थापना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, ये पहली जो कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी। ठीक है, कहाँ की कंपनी थी, तो ब्रिटेन की कंपनी थी। भारत में इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। तो कैसे हुई इस कंपनी की स्थापना, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्या हुआ था कि कुछ अंग्रेज व्यापारी थे, कुछ अंग्रेज व्यापारी, महारानी उस टाइम महारानी एलिजाबेथ थी। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। तो कुछ अंग्रेज व्यापारी जो थे वो अनुमति लिए भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, भारत में व्यापार करने के लिए महारानी से अनुमति लेते हैं, और महारानी जो है अनुमति दे देती है। ठीक है, कि भारत में व्यापार आप लोग कर सकते हैं। तो जो व्यापारी लोग थे तो अनुमति इनको मिल चुकी है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हेक्टर नामक जहाज रवाना किया जाता है। ठीक है, हेक्टर नामक जहाज को भारत के लिए रवाना किया जाता है। रवाना किया जाता है। ठीक है, इसके कैप्टन कौन रहते हैं, तो कैप्टन हॉकिंस रहते हैं। ठीक है, हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन, भारत के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति मिल जाती है। ठीक है, व्यापार करने के लिए तो अनुमति मिलती है। व्यापार करने की अनुमति मिलने के बाद हेक्टर नाम के जहाज को रवाना किया जाता है, जिसमें व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी आते हैं और उनके साथ कैप्टन हॉकिंस भी आते हैं। तो हॉकिंस जो है, ये जब भारत में मुगल काल था, मुगल साम्राज्य में ये हॉकिंस आते हैं। हॉकिंस जो है ये जहांगीर के शासन काल में आते हैं। ठीक है, जब जहांगीर शासन करते हैं तो उन्हीं के शासन काल में हॉकिंस जो है भारत में आते हैं। हॉकिंस जो है ये भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। क्वेश्चन से ये भी आता है। ठीक है, प्रथम अंग्रेज भारत आने वाला कौन, तो हॉकिंस। ठीक है, हम लोग इतना देखें कि तो ये जहांगीर के शासन काल में भारत आते हैं और जहांगीर से व्यापार करने के लिए अनुमति लेते हैं। ठीक है, जहांगीर से व्यापार करने के लिए अनुमति लेते हैं और जहांगीर जो है अनुमति दे देते हैं। तो ये हॉकिंस जो है सबसे पहली बार सूरत में अपनी कंपनी या फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। ठीक है, सूरत में, कहाँ, सबसे पहले सूरत में कंपनी बनाई जाती है। सबसे पहले सूरत में कंपनी बनाई जाती है, फिर एक के बाद एक सभी जगहों पर बनाई जाती है, जैसे कि आगरा, अहमदाबाद और आपका बंगाल। ठीक है, इन सभी जगहों पर भी कंपनी की स्थापना की जाती है, कंपनी या फैक्ट्री बनाई जाती है। तो बंगाल को भी चुना जाता है इसलिए क्योंकि ये समुद्री इलाका होता है। ठीक है, समुद्री इलाका है, समुद्र से सटा हुआ है, इसलिए ताकि व्यापार करने में आसानी हो, इसलिए बंगाल में भी कंपनी की स्थापना की जाती है। तो कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था, कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार करना था। क्या था, कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन क्या होता है, व्यापार
करना, आगे चलकर व्यापार तो करते ही हैं लेकिन भारत पर शासन करने लगते हैं। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद ये शासन करने लगते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद भारत पर शासन करने लगते हैं। देख लेते हैं इसको भी। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद भारत पर शासन करने लगते हैं। ठीक है, करने लगते हैं। उद्देश्य था व्यापार करना। ठीक है, उद्देश्य था इनका व्यापार करना, लेकिन प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद भारत पर शासन करने लगते हैं और इन्हीं शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर एक्ट को भी पारित करते हैं। ठीक है, एक्ट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ प्लासी और बक्सर की लड़ाई को थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे भारत पर, इस लड़ाई के बाद भारत पर कैसे अंग्रेजों का शासन होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाएगा और आपका पॉलिटिकल साइंस में भी आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है, तो पढ़ लेंगे अभी तो हम लोगों को आगे चलकर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लासी की और बक्सर की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब होती है? तो 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 में, 57 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है। ठीक है, तो किन के बीच ये होता है? ठीक, प्लासी सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लासी कहाँ है। तो प्लासी आपके बंगाल में है। ठीक है, तो ये लड़ाई बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, शॉर्टकट में इसको लिख देती हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होती है। ठीक है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई होती है। उस टाइम बंगाल के नवाब कौन है? तो बंगाल के नवाब जो हैं, नवाब सिराजुद्दौला है। ठीक है, सिराजुद्दौला है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर उस टाइम कौन रहते हैं? कौन होते हैं या सेनापति? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, दोनों के बीच लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई होती है और इसमें जो जीत हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्यों होती है? तो इनका एक मुख्य सेनापति होता है, मुख्य सेनापति मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर जो इनका मुख्य सेनापति है सिराजुद्दौला का, ये जो है अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है और इनके साथ धोखा करता है और अंग्रेजों के मिलने के बाद ये लड़ाई सिराजुद्दौला जो है हार जाते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला लड़ाई हार जाते हैं और फिर बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जीत जाता है। इसके बाद ये अपने चक्कर में कि ताकि हम बंगाल का नवाब बने इसलिए धोखा देते हैं सिराजुद्दौला को और बाद में जाकर ये बंगाल का नवाब बनते हैं। तो इस तरह से मतलब, लेकिन यहाँ जो शासन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जीत तो जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन शासन वैधानिक रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, जो अधिकार होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का वैधानिक रूप से नहीं होता है, बंगाल का नवाब इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बक्सर की लड़ाई। ठीक है, अभी तो वैधानिक रूप से अधिकार नहीं हुआ है बंगाल पर, अभी बंगाल पर अधिकार मीर जाफर का होता है, लेकिन ये हाथ की कठपुतली रहते हैं, जो भी ये इन लोग बोलते हैं वैसे ही ये करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बक्सर की लड़ाई को थोड़ा सा देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई क्या होती है, कैसे होती है और उसमें कौन जीतता है, फिर कैसे बंगाल पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, बक्सर की लड़ाई ये आपकी होती है 22 सितंबर नहीं, दिसंबर में होती है। ठीक है, दिसंबर
1764 में, ठीक है। 22 दिसंबर 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर लड़ाई होती है। किन के बीच में ये होता है बक्सर की लड़ाई? तो बक्सर की लड़ाई जो होता है अवध का नवाब, यहां से लिखते हैं फिर नहीं अट पाएगा, ठीक है, फिर जगह थोड़ा ज्यादा ले लेगा। अवध का नवाब, ठीक है, और बंगाल का नवाब और आपका मुगल साम्राज्य, ठीक है। इन तीनों के बीच और किनके साथ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। किनके बीच में होता है? अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में होता है। तो ये देखेंगे कि कौन कौन होते हैं। अवध का नवाब कौन होते हैं उस टाइम? सिराउद्दौला, ठीक है, सिराउद्दौला। और बंगाल का नवाब इस टाइम कौन होते हैं? तो मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। जो मीर जाफर थे ये उन्हीं के दामाद हैं, फिर इनको बैठाया जाता है मीर कासिम को। और साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अवध का नवाब सिराउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच, इस तीनों से ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है। इस टाइम कौन गवर्नर था? मुनरो हेक्टर, ठीक है, मुनरो हेक्टर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति या गवर्नर था मुनरो हेक्टर, ठीक है। तो इन तीनों के बीच और इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी से बक्सर की लड़ाई होती है। तो बक्सर की लड़ाई में कौन जीतता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। किसकी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है और इनकी हार हो जाती है। फिर यहाँ से बंगाल पर पूर्ण रूप से, वैधानिक रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। पूर्ण रूप से या वैधानिक रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। पर अब हम लोग देखेंगे कि बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ और 65 में इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। युद्ध होने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हो जाती है, यानी राजस्व की प्राप्ति होती है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सत्रह सौ चौसठ में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। संधि होती है जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है, प्राप्त हो जाती है। दीवानी यानी राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक है, ठीक है। राजस्व की प्राप्ति होती है मतलब क्या होता है कि जो भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो राजस्व आते हैं, जो मतलब राज्य से जो भी पैसे आते हैं, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसका मालिक हो जाता है, ठीक है। राजस्व की प्राप्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है। फिर क्या होता है 1765 में ही द्वैध शासन लागू होता है, ठीक है। द्वैध शासन, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में द्वैध शासन लागू होता है। ये लागू कौन करता है? लागू होता है, ठीक है, लागू होता है। लागू कौन करता है? तो लागू ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ये द्वैध शासन, क्वेश्चन ये भी आता है कि द्वैध शासन को लागू कौन करता है, कौन गवर्नर करता है? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव जो है द्वैध शासन लागू करता है। कब से कब तक करता है? तो 1765 से लेकर 1772 तक, ठीक है। ये रॉबर्ट जो क्लाइव है पीछे भी एक बार बंगाल का गवर्नर बन चुका है। कब? तो बंगाल का पीछे हम लोग देखे थे जब प्लासी की लड़ाई होती है 1700
57 से, ठीक है, 1757 से 1760 तक ये बंगाल में गवर्नर रह चुका है। फिर दोबारा आता है 1765 में और 72 तक रहता है और द्वैध शासन लागू करता है। ये ही, ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव है ये द्वैध शासन को लागू करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 72 तक तो द्वैध शासन चलता रहता है। फिर 73 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में क्या होता है कि कानून बनना स्टार्ट हो जाता है भारत के लिए, ठीक है, कानून बनना स्टार्ट हो जाता है भारत के लिए। कब होता है, तो 1773 में। ये कानून कहाँ बनता है, तो ब्रिटेन के संसद में बनता है, ठीक है। ये जो कानून बनता है भारत के लिए, ये ब्रिटेन के संसद में बनता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, कैसे कानून बनता है और लागू कौन करता है उसको। ब्रिटेन के संसद में तो बनता है, लेकिन लागू ईस्ट इंडिया कंपनी करता है, ठीक है। सत्रह 1773 में लिखित रूप से कानून बनना स्टार्ट हो जाता है, किसके लिए, भारत के लिए, ठीक है। कानून बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हो जाता है, कहाँ बनता है, तो ब्रिटेन के संसद में, ठीक है। इसको लागू कौन करता है, तो लागू आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लागू करता है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कानून बनता है लागू करता है ईस्ट इंडिया कंपनी। कब से कब तक लागू करता है, तो 73 से लेकर ये आपका 1757 तक करता है, ठीक है। सॉरी, 73 से लेकर ये 1857 तक करता है, ठीक है। और फिर यहाँ महारानी, ब्रिटेन की महारानी कानून को लागू करती है। ये कब से कब तक करती है, तो 1858 से आपका 58 से 1947 तक, सॉरी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे को, 1700 एक ही आता है ना, इसलिए 1773 से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी 57 तक करता है, 1857 तक, ठीक है। और महारानी कब से कब करती है, 58 से लेकर 1947 तक ये कानून लागू करती हैं। बनता है कहाँ, ब्रिटेन के संसद में। लागू कौन करता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करता है 73 से लेकर 57 तक, और महारानी करती है ब्रिटेन की महारानी 58 से लेकर 47 तक, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को, जो भी ये एक्ट पारित होता है 1773 में एक्ट पारित होता है, मतलब शासन को अनुकूल बनाने रखने के लिए, ठीक है। जो अंग्रेज हैं वो शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर एक्ट पारित करते हैं, और इसी एक्ट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 73 में एक्ट, यहाँ से मतलब एक्ट पारित होना स्टार्ट होता है और 47 तक एक्ट पारित होता जाता है। तो सारे एक्ट्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अगर हम लोगों को चैनल पसंद आता हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।